हेलो एवरीवन। अभी लास्ट पार्ट तक हमने वर्क डन की प्रोसेस को देखा था। थर्मोडायनेमिक में वर्क डन कैसा होता है, साइक्लिक प्रोसेस में पॉजिटिव निगेटिव और दुनिया भर की चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, अब उसी को अपने आगे लेके चलते हैं। हम लोग आगे के फॉर्मेट में अपने बढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब कैसा देखना स्टार्ट करूंगा मैं कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसा हो। ठीक है, हमने एक जर्नल फॉर्मेट ऑफ वर्क डन के लिए देख लिया था। आइसोथर्मल नहीं था, ना ही वो कैसा था, आइसोबरिक था, ना ही आइसोकोरिक था। वैसा कोई सा भी फॉर्मेट वो नहीं था, एक जनरल फॉर्मेट था। वहां पर से हमने उसे देखना स्टार्ट किया। अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ उस कंडीशन की जब वर्क डन मेरे पास कैसा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हो रहा होगा। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, फिर थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ पे भी इंटर करेंगे। ठीक, चलो तो जैसे जो सबसे फर्स्ट है हमारे पास वर्क डन इन आइसोथर्मल, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वर्क डन, वर्क डन इन आइसोथर्मल, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, अगर इस प्रोसेस के अंदर की बात की जाए कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसा होगा, तो इस चीज को हम यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस इन द सेंस टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अभी कुछ देर पहले ही जब हमने वर्क डन देखा था, तो वर्क डन के लिए हमने क्या लिखा था कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू टी। मैं इसे इंटीग्रेट तो कर, लेकिन प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, सिर्फ कांस्टेंट यहाँ पे टेम्परेचर है। और प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वी मुझे फाइंड करना पड़ेगा या वॉल्यूम को फाइंड करना पड़ेगा। एक इक्वेशन तीन पॉसिबल नहीं है सॉल्व होना, या मतलब एक इंटीग्रेशन जब मैं कर रहा हूँ तो दो वेरिएबल होंगे, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, तब तो टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कांस्टेंट है तो P इंटू वी का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस पे। तो मैं तो इसे अभी डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो मेरा प्राइम टारगेट क्या है कि इस पूरे फॉर्मेट में मेरे पास कहीं पर से टेम्परेचर, मतलब ये प्रेशर चेंज हो जाए किसके फॉर्मेट में, टेम्परेचर के फॉर्मेट में, या वॉल्यूम चेंज हो जाए टेम्परेचर के फॉर्मेट। ठीक, तो देखो हम लोग यहाँ पर से मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये मालूम है कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से, कहाँ, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, हमारे पास ये चीज मालूम है कि जो पीवी की वैल्यू होती है वो एन आर टी के इक्वल होती है। जहां पर से जो प्रेशर की वैल्यू है वो कौन सा है, एन आर टी बाई ओ कौन सा, वी है। ठीक, जहां से डी डब्ल्यू की वैल्यू मेरे पास कौन सी हो जाएगी, एन आर टी बाई ओ वी इंटू कितना हो जाएगा, टी। मैं इसे सिर्फ इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करना स्टार्ट करूंगा तो अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक वेरिएबल को उसी के फॉर्मेट में मुझे इंटीग्रेट करना है। ये मुझे कौन सा हो जाएगा, वी इनिशियल, और ये कौन सा हो जाएगा, वी फाइनल। ठीक है, तो ये जो वर्क डन देखने को आएगा ये वॉल्यूम के फॉर्मेट में मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो ये जो टोटल वर्क डन आएगा, तो देखो एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट। वन बाई वी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी वी जो होगा वो एल एन वी हो जाएगा, जिसे हम लिखेंगे वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ठीक, अब जब ये वर्क डन आएगा तो आप ये जानते हो कि ये कितना हो जाएगा, एन आर टी लॉग, मतलब जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो एल एन वी फाइनल माइनस एल एन वी इनिशियल होगा, जिसे हम लिख सकते हैं कि ये एल एन वी फाइनल अपॉन क्या हो जाएगा, वी इनिशियल हो जाएगा। ठीक, इसी चीज को लॉग का बेस जो ई है इसको कन्वर्ट हम कर लेते हैं किसके फॉर्मेट में, एल एन 2.303 लॉग की बेस किस में कन्वर्ट करके अगर मैं लिखा कि ये 10 के फॉर्मेट में है, तो मेरे पास अगर लॉग का बेस 10 है तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मेट से आप इस चीजों को समझते हुए चलो। ठीक है, एक ये हुआ, और एक दूसरे तरह से ये बेस ई के लिए है, और ये बेस किसके लिए है, मेरे पास ये बेस ई के लिए है, और ये बेस किसके लिए है, 10 के लिए। ठीक है, अब देखो कई लोगों के मन में आता है कि सर अगर हमने यहाँ पर प्रेशर को रिप्लेस किया था तो वॉल्यूम को भी तो रिप्लेस कर ही सकते थे।
वॉल्यूम को भी रिप्लेस कर ही सकते थे, एकदम रिप्लेस कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब वॉल्यूम इन द सेंस डीवी को रिप्लेस कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो मैं प्रेशर के फॉर्मेट में अगर मान के चलो, कई बार ऐसा होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर में मेरे पास चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम की जगह पे चेंजिंग ऑफ प्रेशर गिवन होता है, चेंजिंग ऑफ प्रेशर गिवन होता है, तो उसे किस तरह से फाइंड करेंगे, तो मैं उसे भी आपको डिराइव करते हुए दिखा देता हूँ। ठीक, तो जब हम उसे फाइंड करेंगे तो हमारे पास कैसा होगा, फिर से वही चीज, ये सेकंड है मेरे पास, ये किसके लिए मैं देख रहा हूँ, फोर प्रेशर के लिए देख रहा हूँ। ठीक है, फोर प्रेशर। ठीक, अगर मैं ये प्रेशर के लिए देख रहा हूँ तो फिर से मुझे यही मालूम है कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से वहीं पर पुट करेंगे, फिर से फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से हमें मालूम है कि P इंटू वी की वैल्यू किसके इक्वल है, एन आर टी के इक्वल। अब मुझे वॉल्यूम को रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस करना है, वॉल्यूम को रिप्लेस करना है, और प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। वॉल्यूम को रिप्लेस करना है और प्रेशर को मतलब वॉल्यूम को रिप्लेस करना है, वॉल्यूम किसके फॉर्मेट में है, डीवी के फॉर्मेट में, किसके फॉर्मेट में, डीवी के फॉर्मेट में, और प्रेशर को एज इट इज कंसीडर करते हुए चलना है। तो आप क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन कौन सा है, P। बट समस्या है, क्वेश्चन पे जो हम लोग वहां पर देख रहे थे कि जहां से हमें वर्क डन फाइंड करना है, तो वहां पर हम तो वॉल्यूम को डीवी लिख के रखे। अब डीवी रखे हैं तो मतलब मैं इसे क्या करना चाह रहा हूँ कि एक बार प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। तो अगर प्रेशर के रिस्पेक्ट मतलब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में नहीं करना ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किस में मेरे पास हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कैसा, प्रेशर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो ये मुझे देखने को मिलेगा डीवी बाई ओ कौन सा हो जाएगा, डीपी इज इक्वल टू एन आर टी, तो कांस्टेंट हो जाएगा। और जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे डी बाई ऑफ डी पी और वन बाई या पी दी पावर ऑफ माइनस वन हो जाएगा, जिसे मैं लिख सकता हूँ कि डी वी बाई ऑफ डी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन आर टी। ठीक, और पी दी पावर ऑफ माइनस वन का जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये माइनस वन हो जाएगा, और पी दी पावर ऑफ माइनस टू हो जाएगा। तो आप सिंपल सा लिख सकते हो कि माइनस एन आर टी अपॉन पी दी पावर ऑफ टू, और ये डीवी हो गया, और ये कितना हो गया, डीपी हो गया। तो ये डीवी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जब ये आ गई तो मैं इसे इंटीग्रेट सिंपली करना स्टार्ट करता हूँ, तो p को तो मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, बट dv की वैल्यू को मुझे रिप्लेस करने के लिए वैल्यू मिल गई है एन आर टी अपॉन पी स्क्वायर, और ये कौन सा हुआ, मुझे dp हुआ। तो जब मैं इसे प्रेशर, ये कौन सा है, इनिशियल, और ये प्रेशर कौन सा है, फाइनल। तो जब इस वर्क डन को मैं देखूंगा तो मुझे ये हो गया कि माइनस एन आर टी, और ये P और ये P से मेरे पास एक कैंसिल आउट होगा, तो एक बच जाएगा, जो कि P इनिशियल और कौन सा हुआ, P फाइनल, और ये वन बाई ऑफ P हो गया, और ये कौन सा हो गया, DP हो गया, जहां से आप सिंपली कह सकते हो कि माइनस एन आर टी। ठीक, अब ये चीज हुआ, आप इसे लिखोगे कि ये ln कौन सा हुआ मेरे पास, P फाइनल अपॉन क्या लिखोगे, P इनिशियल, यही चीज लिखोगे। ठीक, इसी चीज को मैं चेंज करता चलूं तो ये मेरे पास वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आर टी, माइनस सिंबल को अगर अंदर लेके चला तो एल एन ये हो जाएगा पी इनिशियल अपॉन कौन सा हो जाएगा, पी फाइनल। एक फॉर्मेट ये आपको देखने को मिलेगा, और इसी में और ज्यादा चेंजेस करने चलोगे तो ये 2.303 ये हो जाएगा एन आर टी लॉग द बेस ऑफ 10, और ये हो जाएगा पी इनिशियल अपॉन कौन सा हो जाएगा, पी फाइनल। ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से आप इस चीजों को समझो कि मैं इस तरह से कर सकता हूँ, या फिर आप सिंपल से समझो कि एक कांस्टेंट प्रेशर में, सॉरी, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। आप यहाँ पर से भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से भी समझ सकते थे कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो अगर ये V फाइनल अपॉन V इनिशियल है तो आपको सबसे सिंपल कर देना था कि यहीं पर से P जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वॉल्यूम होता है, आपको सेकेंड प्रोसेस पे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी।
बस यहीं पर चुपचाप ये लिख देना था कि मेरे पास ये कितना हो जाएगा, लॉग द बेस ऑफ 10, और ये हो जाएगा पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। एक्चुअल में वही चीज वापस से आई। बस चाहे मर्जी हो तो इस फॉर्मेट से चले जाओ, चाहे मर्जी हो तो उस फॉर्मेट में चले जाओ, आप जिसमें से भी जाओगे आंसर दोनों में से सेम ही आना है। ठीक है, देख लो एक बार, यहाँ पर भी देख ही लो। ठीक है, चल आगे बढ़ूं, आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, है ना। चल, अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है देखते हैं। अब थोड़ा इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन करते हैं। अगर फास्ट हो रहा होगा तो स्पीड स्लो कर लेना, स्लो हो रहा होगा फास्ट कर लेना, लिखते टाइम पे स्पीड हमेशा फास्ट रखना। ठीक, देखो, प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आपके पास है ना। अभी टीचर पूरा आपके कंट्रोल में होता है ना, जब ऑनलाइन देखना स्टार्ट करते हैं तब की कंडीशन। ठीक है, चल देखो, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टीवी कर्व ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इज shown in figure, yes shown below. Number of moles of the gas are small n. Number of moles of the gas are small n. Find the total work done during the cycle. मतलब टोटल वर्क डन कितना होगा ये चीज मुझे बताना है। ठीक है, आपको ये मालूम है कि अगर पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगर पिस्टन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन आपको आंख बंद करके जीरो कर देना। ठीक, मतलब मैं अगर ये कहूं कि मेरे पास अगर dx की वैल्यू, इफ dx इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया, मतलब चेंजिंग ऑफ पोजीशंस वर्टिकल डायरेक्शन पे मेरे पास पिस्टन की वॉल्यूम पे, मतलब पिस्टन की पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो तो dx जीरो होगा। रीजन आपको मालूम है कि क्योंकि चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, तो जो वर्क डन आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक, तो इस पूरी प्रोसेस में दो ऐसी कंडीशन गिवन है जहां पे आपको क्या गिवन है कि मेरे पास प्रेशर, सॉरी वॉल्यूम कैसा है, मेरे पास चेंजेस जीरो है। कैसा है, जीरो है ना। तो अब कई लोगों के मन पे आ रहा होगा कि अच्छा वॉल्यूम जीरो है, मतलब मेरे पास जब आइसोबरिक कंडीशन आएगी, सॉरी आइसोकोरिक कंडीशन आएगी, आइसोकोरिक कंडीशन आएगी तो वर्क डन तो जीरो हो जाएगा। हाँ जी, एकदम सही आप सोच रहे हो कि वर्क डन बाय गैस या वर्क डन ऑन द गैस आइसोकोरिक प्रोसेस में जीरो ही होना है, ये कंफर्म है। लेकिन अभी यहाँ पर आप पूरा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि अच्छा वहां पर तो फिर कितनी भी हीट दो, वहां पे दूसरी प्रोसेस हो रही होगी, तो जब वहां पे हम पहुंचेंगे तो वापस से देखेंगे। ठीक है, तो देखो अभी बता ही देता हूँ, तो आइसोकोरिक कंडीशन पे जब हम जाते हैं तो वर्क डन जीरो हो जाता है, लेकिन उसमें इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होता है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा, तो अंदर की एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होगी, बट अदर कंडीशंस कैसी रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस पे देखो, सी से डी तक और बी से ए तक ये पूरी प्रोसेस कैसी है। मैं ये कहूं कि ए टू बी के लिए जब आप गए, कहाँ से कहाँ, ए टू बी के लिए, और एंड कहाँ से कहाँ, सी टू डी के लिए जब आप जा रहे हो, तो ये प्रोसेस कैसी है, मेरे पास आइसोकोरिक है। कैसा है मेरे पास, आइसोकोरिक है, मतलब ऐसा है कि वॉल्यूम कैसा है मेरे पास, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कैसा है मेरे पास, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेरे पास जो वर्क डन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, जीरो मिलेगा। मतलब वर्क डन सिर्फ दो कंडीशन पे हो रहा है, कितने कंडीशन पे हो रहा है, सिर्फ दो कंडीशन पे हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक, जब कांस्टेंट टेम्परेचर है, बट मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, वेरी कर रहा। अब देखो, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ है। तो अभी आप देख रहे हो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए कितना होगा, तो वर्क डन ऑफ कहाँ से कहाँ के लिए, मेरे पास बी टू सी के लिए, कहाँ से कहाँ के लिए, बी से सी के लिए कितना होगा। अभी आप जानते हो कि एक कांस्टेंट कंडीशन में 2.303, या फिर आप इसको लॉग की बेस ई के फॉर्मेट में ही ले चलो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। नंबर ऑफ मोल एन है, आर है, टेम्परेचर कितना है, बी टू सी में कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल है। कैसा है मेरे पास, आइसोथर्मल है। ये दोनों प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर कितना है, 2T नॉट है। कितना है,
2T नॉट है इनटू कितना लिखोगे आप ln V फाइनल, तो V फाइनल की वैल्यू कितना है 2V नॉट अपॉन V इनिशियल की वैल्यू कितना है V नॉट। तो जब आप वर्क डन और B से C के लिए देखोगे तब आप लिखोगे कि 2nRT नॉट ln ये V नॉट और V नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, पहला स्टेप यहाँ तक तो आप सही लिखे हो। उसके बाद वर्क डन ओ कहाँ से कहाँ के लिए डी टू सी के लिए देखना अपने आप ये निगेटिव है, ठीक है, और एक्चुअल में ये कैसा है क्लॉकवाइज टोटल वर्क डन कैसा आएगा मेरे पास पॉजिटिव आएगा, ये आप देखते चलो। ठीक है, डी से सी तक नंबर ऑफ मोल एन है, गैस कांस्टेंट आर है, टेम्परेचर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है टी नॉट एल एन, वी फाइनल की वैल्यू वी नॉट है और इनिशियल की वैल्यू टू वी नॉट है। तो आप ये लिख सकते हो कि वर्क डन ऑफ डी टू सी की वैल्यू जो होगी वो एन आर टी नॉट और ये एल एन वन बाय ऑफ कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वर्क डन ऑफ डी टू सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस एन आर टी नॉट और ये एल एन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जो टोटल वर्क डन देखने को मिलेगा, जो टोटल वर्क डन देखने को मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा बताओ, वर्क डन ऑफ बी टू सी प्लस वर्क डन ऑफ डी टू सी की वैल्यू, तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास बताओ, यहाँ पर एन आर टी नॉट, ठीक, या 2 nRT नॉट, या फिर मेरे पास यहाँ से देखो सिंपल सा, यहाँ से किसको nRT नॉट को आप कॉमन ले लो, ओ सॉरी माइनस कहाँ से मैं लिख दिया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही लिखा हूँ सही लिखा हूँ, है ना। ये कितना हो गया nRT नॉट और ये कितना हो गया ln 2 को कॉमन ले लिया, nRT नॉट ln 2 को कॉमन ले लिया और ये कितना हुआ 2 - 1, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये nRT नॉट ln 2 आया। और एक साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस कैसा है मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये वर्क डन आपके पास पॉजिटिव ही आया है। साइक्लिक प्रोसेस आप यहाँ पर स्टार्टिंग पे ही लिख सकते थे कि साइक्लिक प्रोसेस आपके पास कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस आपके पास अगर क्लॉकवाइज है, कैसा है मेरे पास क्लॉकवाइज है, तो आप आंख बंद करके बता सकते थे कि वर्क डन कैसा होगा क्लॉकवाइज, देन वर्क डन, देन वर्क डन इज कैसा होगा मेरे पास पॉजिटिव होगा। आपके पास अगर दो ऑप्शन होते जिसपे एक में पॉजिटिव वर्क डन होता और एक में निगेटिव वर्क डन होता, तो चाहे आप जो हो जाए आप हमेशा पॉजिटिव वर्क डन वाले को ही क्लिक करते। ठीक है, यहाँ तक समझ जाओ, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा ना। चलें आगे, चलो। अब देखना, अब इसके बाद थोड़ा और आगे अपने आप को अपग्रेड करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसकी बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस पे कैसा है कि मेरे पास एक पीटी कर्व है ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, पीटी कर्व है ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इज शोन, फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द गैस इन द गिवन प्रोसेस, इन द गिवन प्रोसेस इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस आर स्मॉल एन। मेरे पास ये बोल दिया है कि देखो अभी दूसरे पहले क्वेश्चन में कैसा था वॉल्यूम टेम्परेचर, अब कैसा हो गया मेरे पास प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। ठीक है, ये प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है और ये बोला है कि साइक्लिक प्रोसेस है, तो मेरे पास ये बताना कि फाइंड आउट दी वर्क डन बाय दी गैस कितना होगा, जहाँ पे गैस पे मेरे पास नंबर ऑफ मोल की वैल्यू स्मॉल है। बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, चार ऑप्शन होंगे, दो पॉजिटिव में होंगे दो निगेटिव में होंगे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा ही होगा। नीट और मेंस के अंदर तो ऐसा ही होता है, एडवांस के अंदर थोड़ा अपग्रेड करेगा, चारों ऑप्शन पॉजिटिव में हो जाएगा, वहाँ एलिमिनेशन मेथड इतना जल्दी वर्क नहीं करता। ठीक है, वो अपने सेकेंडरी फॉर्मेट में, लेकिन आप यहाँ पर देखो, थोड़ा सोचो और मुझे ये बताने की कोशिश करो इस पूरी प्रोसेस में, जब ये पूरी प्रोसेस हो रही होगी तब आप एक बात ये बताओ मुझे कि यहाँ पर जब भी मैं देखूंगा तो प्रेशर मेरे पास वेरी कर रहा है, वॉल्यूम वेरी मतलब प्रेशर है वो टेम्परेचर का ग्राफ, ठीक, वो सब तो ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है कि नहीं है, क्वेश्चन पे मेंशन है साइक्लिक प्रोसेस है, कैसा है,
एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज? ये है कैसा? क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है, ये कंफर्म मान के चलो कि इसका वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। पहला ही मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास कैसा है? क्लॉकवाइज प्रोसेस है। सॉल्यूशन में मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो आप ये समझो कि एक एक ऐसा प्रोसेस है, क्लॉकवाइज है। तो ये तो आप लिख सकते हो कि जो इसका वर्क डन आएगा, वर्क डन जो आएगा वो कैसा आएगा मेरे पास? पॉजिटिव आएगा। ये चीज़ तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वर्क डन पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब देखो ये पीटी डायग्राम, पीटी डायग्राम पे जो मेरे पास ओरिजिन पॉइंट से लाइन पास करती है, ठीक है, और एक लीनियर फॉर्मेट में जाती है, वो ये रिप्रेजेंट करती है कि मेरे पास वॉल्यूम कैसा है? कांस्टेंट। कैसा है? कांस्टेंट है। तो आप ये बता सकते हो कि ए से बी और सी से डी तक वर्क डन मेरे पास कैसा? आइसोकोरिक है, जिसका वर्क डन कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। एक्चुअल में थोड़ा सा डायग्राम में शिफ्टेड हो गया, इसलिए आपको कंफ्यूजन जाएगा, मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। ये जो T2 है वो एक्चुअल में यहाँ पर का है, और ये B जो है वो इस पॉइंट का है, और ये T3 है, और ये C। ऐसा है? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, वो एकदम सही लिखा हुआ है। बस B थोड़ा सा शिफ्टेड है ना? B शिफ्टेड है, ठीक है। वो यहाँ पर होने के कारण B वहाँ पर शिफ्ट हो गया, वो लोगों को लगता है, इसलिए मैं वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। हाँ, चलो, ए टू बी मैं पहले ही दिखा देता हूँ कि मेरे पास ए से कहाँ के लिए जो जा रहा हूँ? बी के लिए। ये कैसा प्रोसेस है? ए से बी तक जो जाऊंगा, इज आइसोकोरिक, इज आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक है। ए टू बी जो है वो आइसोकोरिक है, मतलब मेरे पास कैसा है? वर्क डन जो आएगा, वर्क डन इज 0। वर्क डन कितना होगा? इज ए टू बी इज आइसोकोरिक, देन हम ये लिख सकते हैं कि देन वर्क डन इज, देन वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा? 0। सिमिलर सी से डी के लिए जब आप जाओगे, तब ये भी आइसोकोरिक है, और वर्क डन कितना होगा? 0। तो आपको कहाँ से कहाँ के लिए बस देखना है? बी टू सी के लिए देखना है। कहाँ से कहाँ के लिए देखना है? बी टू सी और डी से ए के लिए। अब देखो, आपको ये मालूम है कि मेरे पास कहाँ से कहाँ तक? बी टू सी के लिए इज कैसा है मेरे पास? आइसोबरिक है। कैसा है मेरे पास? आइसोबरिक है, ठीक। आइसोबरिक है मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। एंड डी टू ए भी मेरे पास कैसा है? इज आइसोबरिक है। कैसा है? आइसोबरिक। दो कंडीशन है, दोनों में वर्क डन देखने को मिलेगा। आप हाँ, ये चीज जानते हो कि वर्क डन अगर मेरे पास ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए चल रहा है, P इंटू डी वी ऐसा लिखते हो। ये V1 होता है, ये V फाइनल होता है, ठीक है ना? तो आप ये लिखते हो कि प्रेशर कैसा है मेरे पास? कांस्टेंट है, और ये dV लिखते हो। यहाँ पर तो ठीक है, और ये मेरे पास कैसा हो जाता है? चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम हो जाता है। ये होता है प्रेशर कांस्टेंट होता है, और ये इस तरह से लिख देते हो आप। लेकिन अभी होल्ड करो, मेरे पास कहीं पर भी चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम का कोई बात नहीं, चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम का कोई डिस्कशन ही नहीं किया है, मैं कैसे डिसाइड करूँ? हाँ, मुझे ये मालूम है कि बी टू सी अगर मैं जा रहा हूँ तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम भी वेरी कर रहा होगा। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी वी है। तो मैं dV को कन्वर्ट कर लिया टेम्परेचर के फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ पर से फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से अगर मैं देखना स्टार्ट किया, तो मुझे ये चीज़ समझ में आना स्टार्ट होगी। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से मुझे ये समझ में आएगा कि पीवी की जो वैल्यू है वो एन आर टी के इक्वल है। यही होगा, पीवी की जो वैल्यू है वो एन आर टी के इक्वल हो जाएगी। तो मुझे डीवी की वैल्यू कितनी होगी? तो आप ये लिखोगे कि V इज इक्वल टू एन आर बाई ओ पी इंटू कितना हो गया? टी हो गया। ये कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये सारी चीजें कांस्टेंट होगी। आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि आपको ऐसा होगा कि इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कैसा कर दे रहे हो आप? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो आप लिखोगे कि dV इज इक्वल टू एन
N/O कितना हुआ P, ठीक, अपॉन dt लिखोगे, अपॉन dt लिखोगे, यही लिखोगे। और इसी को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये dV इज इक्वल टू कितना लिखोगे, N/O P, और ये कितना हो गया, dt हो गया। बस वैल्यू पुट करो तो W इज इक्वल टू NR, यही चीज लिखोगे, कुछ और लिखोगे, बस हो गया। डिनोमिनेटर में भी P है और इधर भी P है, और ये कितना हो गया, dt हो गया। dV की बस वैल्यू उठा के मैं पुट किया, प्रेशर प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो वर्क डन देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, NR इंटू dt मिल जाएगा, बस हो गया। मैं इसी को इंटीग्रेट कर लूंगा तो ये मेरे पास T इनिशियल हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, T फाइनल। तो वर्क डन की जो वैल्यू मिलेगी वो NRT कितना मिलेगा, T फाइनल माइनस ऑफ T इनिशियल। तो वर्क डन ऑफ मेरे पास कहाँ से कहाँ के लिए, B टू C के लिए जो देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, आप ये चीज डायरेक्टली समझ सकते हो कि ये कितना हो जाएगा, NR। सी पॉइंट का मेरे पास जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, T3 माइनस ऑफ कौन सा हो जाएगा, T2। सिमिलर वर्क डन ऑफ D2C के लिए, ठीक है, ये आप आगे चल के भी याद ही रखना, ठीक है, अगर टेम्परेचर के साथ रिलेशन दिया है कांस्टेंट प्रेशर पे तो ये चीज आपको काम करेगी, ठीक है। चलो अगले स्टेप पे चलते हैं, है ना। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। तो अगले स्टेप पे जब हम बढ़ना स्टार्ट किए तो ये मेरे पास कितना हुआ, डी से सी के लिए मैं देख रहा हूँ, तो सॉरी डी से ए के लिए अब देख रहे हैं, डी टू ए के लिए, यहाँ पर भी तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए ही है, तो ये भी हो जाएगा एन आर, और टी वन माइनस ऑफ कौन सा हो जाएगा, टी फोर। तो वर्क डन ऑफ टोटल वर्क डन ऑफ बी टू सी प्लस ऑफ वर्क डन डी टू ए के लिए कितना हो जाएगा, बोलो। एन आर कॉमन ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, T3 माइनस T2 प्लस का T1 माइनस का T4, बस हो गया, यही आपके पास वर्क डन आ जाएगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लिख सकते हो T1 प्लस T3 माइनस T2। देखो T1 प्लस T3 ज्यादा होगा और T2 और T4 कम होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इजीली। मैं हट गया, ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। अभी तो 20-25 मिनट ही हुए हैं, कौन सा बहुत। चलो आगे बढ़ता हूँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा मैकेनिक्स इंटर कराते हैं। चलो अब जैसे इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें क्या क्या बता रहा है, इस चीज पे आप थोड़ा सा फोकस्ड रहना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि, कुछ कट हो गया क्या, नहीं ठीक है, एक क्वेश्चन है बस ये, ऐसा है, यहीं पर से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। ए नॉन कंडक्टिंग पिस्टन ऑफ मास स्मॉल है, ठीक है, an area of cross section A is placed on a non-conducting cylinder as shown in figure. Temperature spring constant, temperature spring constant, height of piston are given by T, K and H respectively. Initially spring is relaxed and piston is at rest. Find number of moles, पहले स्टेप में क्या बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है। सेकंड में क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय गैस टू डिस्प्लेस द पिस्टन बाय ए डिस्टेंस डी व्हेन द गैस इज हीटेड स्लोली। तो क्वेश्चन पे ऐसा बोल रहा है कि एक पिस्टन है जिसके एक स्प्रिंग के थ्रू अटैच्ड है, और पिस्टन का मास जो है वो मेरे पास स्मॉल एम, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और हाइट एच पे वो अटका हुआ है, ठीक है। उसके बाद कैसा बोल रहा है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है जहाँ पे, अब ये बोल रहा है कि इस कंडीशन पे जब वो रिलैक्स कंडीशन पे तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू बतानी है। अब तो यही हुआ कि मतलब दिया कुछ और है, पूछा कुछ और है, ठीक है। तो देखो इतना ज्यादा इस पे घबराने जैसा तो कुछ है भी नहीं। तो देखो फर्स्ट के लिए जब आप इंटर करोगे तो आप कैसा देख रहे हो कि एक स्प्रिंग कुछ इस तरह से ऐसे लटकी हुई है, ठीक है, और कुछ इस तरह से ऐसा, ये कुछ इस तरह से
ठीक है, जहां पर पे इसका मास कितना है, स्मॉल m है, ठीक, और क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमारे पास ए गिवन है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत था नहीं। लेकिन आप ये समझो कि नंबर ऑफ मोल पूछा है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल पूछा है, तो देखो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम पे तो आ ही रहा होगा। तो आप ये जानते हो कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एन आर टी के इक्वल। तो इनिशियल टाइम पे प्रेशर है कितना, देखो वॉल्यूम तो मुझे मालूम है कि ए इंटू कितना है मेरे पास एच, ये एनआरटी अंदर से गैस के थ्रू अप्लाइड ऑफ प्रेशर है, और P इंटू वी कैसा है, मतलब वर्क डन बाय ऑफ कैसा, इंटरनल गैस और वर्क डन ऑन दी गैस दोनों इक्वल है इस कंडीशन पे, तब तो स्टेबल पी कंडीशन पे। तो देखो ऊपर साइड से क्या क्या आपको लग रहा होगा, पहली बात अर्थ के अगर ये पार्टिकल का पिस्टन का मास गिवन है तो आप ये समझो कि इसका एक वेट लग रहा होगा। अगर मैं इस तरह से दिखाना स्टार्ट किया तो मेरे पास ये चीज सबसे पहले समझो कि मेरे पास क्या क्या अप्लाइड हो रहा होगा। तो इस पे सबसे पहले एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg अप्लाई हो रहा होगा। स्प्रिंग मेरे पास ऐसे नीचे की डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रही होगी, जिसके कारण स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास कुछ ना कुछ लग रही होगी या नहीं लग रही होगी, बोलो। mg नीचे लग रहा होगा, और एक चीज लग रहा होगा, देखो समझने की कोशिश करना। पहले एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो रही होगी आपके पास, ये बताओ, बोलो। ये हो रहा होगा पी एटीएम इंटू ए, और एक आ रहा होगा रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू भी आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, सोचो पहले। सबसे फर्स्ट स्टेप नहीं आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन पे ये बोला है इनिशियली स्प्रिंग इज रिलैक्स एंड पिस्टन इज एट रेस्ट। अगर मेरे पास इनिशियल कंडीशन पे मेरे पास कैसा होगा, इनिशियली एक्स की वैल्यू 0 है, तो आप ये लिखोगे कि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। बस यही होगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो ये मेरे पास कितना देखने को मिलेगा, देखो प्रेशर की वैल्यू पूछा है, तो प्रेशर के लिए तो पहले में तो कैसा हो जाएगा, पी एटीएम प्लस हो, ये ग्रेविटेशनल के लिए मेरे पास जो फोर्स आए प्रेशर आएगा एम जी बाई ओ ए। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास ये मालूम है कि ये ए इंटू एच हो जाएगा, इज इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा। जहां से नंबर ऑफ मोल आप इजिली फाइंड कर सकते हो कि ये हो जाएगा कौन सा, पी ए टी एम प्लस कौन सा हुआ, एम जी बाय ओ ए, अपॉन में कौन सा हो गया मेरे पास यहाँ से आर टी, और ये कितना हो गया मेरे पास ए इंटू एच। ये स्मॉल एन की वैल्यू है, ये स्मॉल एन की वैल्यू है, ठीक है। ये पहले के लिए है। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय गैस, गैस के थ्रू कितना वर्क डन होगा जब पिस्टन को डिस्प्लेस कर रहा है कितना टी, और वहां पर मेरे पास उसको स्लोली हीट प्रोवाइड किया गया है। पिस्टन को कैसा, एक स्लोली ऑफ मेरे पास हीट प्रोवाइड किया गया है। तो देखो ये फर्स्ट का आंसर हुआ। जब इसी में मैं सेकंड वाले के लिए इंटर किया कि सेकंड के लिए कितना होगा मेरे पास, तो आप समझना सेकंड कंडीशन पे मैं दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ। सेकंड कंडीशन पे हमारे पास क्या हो रहा है, सेकंड कंडीशन पे ये बोल रहा है कि जैसे ये पिस्टन है, ठीक है, इस तरह से है पिस्टन, ये इनिशियली कुछ इसी तरह से था, ठीक है, ये कितना है मेरे पास, स्मॉल है। अब अगर ये जंक्शंस करो कि इस पे मैं फोर्स अप्लाई किया गैस के थ्रू, तो ये डिस्प्लेस कर गया कितना, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेस हुआ होगा, वो एक्चुअल फाइनल वैल्यू डी है वो अपने को मालूम है, लेकिन इनिशियली अपवर्ड की डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेसमेंट दे गया। और इनिशियली अगर अपवर्ड की डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेसमेंट दे गया है, तो आपको ये मालूम है कि यहाँ पर से आपको अगर ये ऊपर की डायरेक्शन पे जा रहा है तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन पे, जो कि किसके इक्वल होगा, के इंटू एक्स के, ठीक है। वर्कडन की बात अब हम बाद में करेंगे, पहले मेरे पास कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस चीज को हम लोग देखना स्टार्ट करें, ठीक। अब देखो, अब इसके बाद कैसा हो रहा होगा, एक तो नीचे लगना स्टार्ट, फिर उसके बाद कौन सा, एटमॉस्फेयर के थ्रू भी फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा, पी एटीएम इंटू ऑफ कौन सा हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से प्रेशर नीचे की डायरेक्शन पे,
एमजीबी कहाँ पे लग रहा होगा मेरे पास, नीचे लग रहा होगा, ठीक है, इतनी चीज। बट गैस एक फोर्स प्रेशर कहाँ पे लगा रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन पे लगा रहा होगा। जब ये जाके बैलेंस हुआ होगा तो प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा होगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर से कैसा, अप्लाइंग न्यूटन्स का जब लॉ हम अप्लाई करेंगे तब हमें ये दिखेगा कि पी एटीएम इंटू ए प्लस के इंटू एक्स प्लस एम जी की वैल्यू जो होगी वो प्रेशर ऑफ गैस इंटू एरिया के इक्वल हो गई, यही होगी। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे पास, वर्क डन बाय गैस, यही पूछ रहा होगा। तो अगर वर्क डन बाय गैस पूछ रहा है, वर्क डन बाय किसके पूछ रहा है, मेरे पास गैस के थ्रू पूछ रहा है, तो मेरे पास क्या देखना पड़ेगा कि फोर्स बाय ऑफ गैस, तो गैस के थ्रू फोर्स यही लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स बाय ऑफ गैस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक फोर्स प्लस ऑफ स्प्रिंग फोर्स प्लस ऑफ पिस्टन का वेट। ये सभी को बैलेंस अगर करके रखा है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया, ये फोर्स हुआ, इनटू क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से डी तक जा रही है। तो यहाँ पर देखो ए तो कांस्टेंट है, एरिया पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी चलो 0 से डी हो गया। प्रेशर ऑफ गैस के हिसाब से इनटू ए की वैल्यू जो आप देखना स्टार्ट करोगे वो आपको क्या क्या दिखेगा, तो आप ये समझो कि पहला क्या दिखेगा, पी एटीएम इंटू ए प्लस के एक्स प्लस एम जी इंटू कितना हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है। अब देखो पहले स्टेप में अगर आप यहाँ पर से देखना स्टार्ट करोगे तो वर्क डन ऑफ गैस के लिए देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एरिया दोनों ऑलवेज भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। बस वेरी एक्स करेगा, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में सभी इंडिविजुअल इंटीग्रेट होना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो dx का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स ही तो होगा। फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये के एक्स स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में कितना हो जाएगा मेरे पास, एम जी इंटू कितना हो जाएगा, एक्स। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगले स्टेप पे मैं डायरेक्टली फाइनल आंसर लिख के आपको दिखाऊंगा एक लाइन पे, ठीक है। तो ये मेरे पास कैसा होगा, देखो ये कितना आप लिखोगे, पी एटीएम फाइनल माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखोगे तो ए इंटू टी प्लस ऑफ हाफ के, और ये कौन सा हुआ, डी स्क्वायर प्लस ऑफ एम जी इंटू डी, ठीक है। ये आ गया वर्क डन बाय क्या हो जाएगा, गैस, ठीक है। देखो एक तो आप ये लिख दिए, आपके पास बहुत बेहतरीन आंसर आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आप समझो अगली बार से आप ऐसा कुछ भी लिखने नहीं जाओ। देखो जितना वर्क डन बाय गैस हो रहा होगा उतना ही वर्क डन एक्सटर्नल भी हो रहा होगा, तब तो ये पिस्टन यहाँ पे जाके बैलेंस कर रहा होगा। तो आप डायरेक्टली लिखो ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप मानते हो सब एक ही लाइन पे हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो प्रेशर जब आपको ये मिल गया तो ये आप कैसा है, मेरे पास फोर्स है इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट कर दो। हर एक में अगर आपको वर्क डन ही पूछ रहा है तो आपको मालूम है एक ही लाइन पे जब है कोई भी वेरिएबल नहीं है तो आप डायरेक्टली ऐसा लिखना स्टार्ट करो ना, बस खत्म करो। तो आप ये डायरेक्टली एक लाइन पे इससे डी से मल्टीप्लाई करके खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये जब वेरिएबल का फॉर्मेट आता है तब थोड़ा सोचना पड़ता है। यहाँ तक चीजें समझी, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये अभी का क्वेश्चन तो नहीं है, ये बहुत आगे का क्वेश्चन है, ये इतना पहले कैसे आ गया। चलो वो अपन बैलेंस कर लेंगे, पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, पेपर ऐड करते हैं एक नया पेज। चलो इस नए पेज के अंदर देखते हैं। अब सबसे अवेटेड हेडिंग डालते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो वो कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्या कहते हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब यहाँ से और ज्यादा अच्छे से हम देखना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा,
इस चीज को समझो। ठीक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही डिफाइन करता है कि मतलब एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, सिर्फ एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक, देखो, तो इस चीज को समझने के लिए जब सबसे फर्स्ट टाइम हमने इसे देखा, तो पहली बार ऐसा होता था जब सबसे पहले जब इनिशियंट ऑफ मतलब टाइम पे, कि जब बहुत पहले टाइम पे हम जब देखते थे, तो जैसे अगर एक पिस्ट मतलब कैसा एक सिलेंडर, कैसा सिलेंडर है, नॉन कंडक्टिंग है, कैसा है मेरे पास नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर ले लिए हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि जैसे इस पे कैसा है मेरे पास एक पिस्टन, कैसा है मेरे पास एक पिस्टन है, पिस्टन इनिशियली किसी पोजीशन पे ऐसा रखा हुआ। ठीक है, पिस्टन इनिशियली किसी पोजीशन पे इस तरह से मेरे पास रखा हुआ था। ठीक, अब जैसे अगर इनिशियली यहाँ पे रखा हुआ, ठीक, तो अब देखो ये मेरे पास कौन सा है, क्यू है। अगर मैं इसे एक एनर्जी दिया, मतलब कैसा है मेरे पास, एक तरह से बात करो कि एक हीटर लगा के रखा हूं मैं, और हीटर एक एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है इस गैस चेंबर के अंदर। तो गैस के अंदर का जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो प्रेशर भी बढ़ना स्टार्ट करेगा, वॉल्यूम भी बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो ये इनिशियली ओप था मेरे पास, कैसा था, इनिशियल था। तो यहाँ पर से अपने वॉल्यूम को बढ़ाते बढ़ाते ये किसी एक अपने फाइनल पोजीशन पे आना चाहेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है, तो कंप्लीटली अब जब ये यहाँ पर आया, तो देखो इस पे यहाँ से यहाँ तक के लिए कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट दी रहा होगा। ठीक, मतलब अगर वॉल्यूम में चेंजेस हुआ है, तो ये कंफर्म है कि पिस्टन को इधर ले जाने पे कोई ना कोई वर्क डन बाय गैस हो रहा हो। अगर हीटर से एक्सटर्नल एनर्जी कौन सी है, ये है हीटर है, ये कौन सा मेरे पास एक्सटर्नल एनर्जी है। तो जब मैं एक्सटर्नल एनर्जी दिया, तो वॉल्यूम में चेंजेस हुआ, तो वर्क डन होगा। तो कोई भी गैसेस कंप्लीटली ऑफ अपने मतलब एक्सटर्नल एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे, ऐसा कभी भी नहीं पॉसिबल। वो कुछ ना कुछ, अब हम लोग पहले इनिशियल टाइम पे ये मानते थे कि जितनी भी एक्सटर्नल एनर्जी वो पूरा का पूरा वर्क डन हो जाता है, नहीं, कुछ ना कुछ उस गैस के टेम्परेचर को चेंजेस करने पे भी लग रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्सटर्नल एनर्जी हमने दी है, वो कैसा है होगा मेरे पास, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा, और कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंजेस करेगा। जहां पे डेल यू कौन सा है मेरे पास, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस है, कौन सा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस है। मतलब जो Q है, एक्सटर्नल एनर्जी जो है, वो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वो वर्क डन के इक्वल होता है। और ये वर्क डन कौन सा है मेरे पास, वर्क डन बाय गैस है, वर्क डन बाय गैस। मतलब अगर किसी गैस को मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उस एनर्जी का कुछ फॉर्मेट वर्क डन के लिए रखेगा, और कुछ फॉर्मेट एनर्जी को हीट के फॉर्मेट में अपने अंदर रखेगा या रिलीज करने की भी कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा, यही थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ कहलाता है। तो अगर इसे मैं थ्योरेटिकली लिखना स्टार्ट करूं, तो मेरे पास कैसा होता है, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वही थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूं कि चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम, चेंज इन द एनर्जी, चेंज इन द एनर्जी, change in the energy of a system, of a change in the energy of a system
of a system is equal is equal to the sum is equal to the sum of of all all transfer transfer energy. The change in energy of system is equal to the sum of all transfer of energy of energy across the system of the energy all transfer mhm, all transfer of energy across the system across the system across the system boundary. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी चीज को कहते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मेरे पास कैसा है, यह तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो होता है वो कैसा एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कहलाता है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये कैसा कहलाता है, इसी को सिस्टम बाउंड्री। और इसी को हम और भी एक तरह से कैसे कहते हैं कि द एनर्जी विल बी नेवर क्रिएटेड द एनर्जी विल बी neither created nor destroyed, only transfer from one form to another form। ठीक, बस इतना सा एक सिंपल सा फॉर्मेट है ये एनर्जी कंजर्वेशन के फॉर्मेट के लिए है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ये मैं लिख दिया तो अब इस पे अलग अलग तरह से हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। तो उस साइन कन्वेंशन को भी हम देखते हुए चलते हैं। देखो, जैसा सबसे फर्स्ट किस चीज के लिए मैं बात करूं कि मेरे पास कौन सा है, एक किसके लिए मैं बोलूं कि क्यू के लिए, एक मैं पहले क्या लिख लेता हूं कि एक क्वांटिटी मैं लिख लेता हूं कि किस क्वांटिटी का मैं यूज करूंगा, इसमें किस साइन का मैं यूज करूंगा, इस चीज को लिख लेता हूं। और दूसरा किस कंडीशन को मैं यूज करूंगा, इस चीज को मैं देखते हुए चलता हूं। ठीक है, एक साइन, एक क्वांटिटी और एक कौन सा कंडीशन। जैसे Q की बात की तो Q पे दो साइन आएगा, एक पॉजिटिव और एक कौन सा निगेटिव। तो पॉजिटिव साइन का यूज कैसा होगा, अगर मेरे पास हीट सप्लाइड टू दिस सिस्टम, इसका मतलब कैसा होगा, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इसे कहते हैं। ठीक है, उसी में माइनस सिंबल कैसा होता है, मतलब जब हीट को हम सिस्टम से, मतलब जब कैसा मैं एनर्जी को सिस्टम को गिवन कर रहा हूं तो पॉजिटिव, और जब मैं इससे एनर्जी निकाल रहा हूं तो माइनस। ठीक है, तो इस पे क्या लिखोगे, हीट इज ड्रॉन हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, पहला। ठीक है, इसके बाद क्यू के बाद अब दूसरे फॉर्मेट में चलते हैं। क्यू के बाद किसकी बात करते हैं, वर्क डन, पॉजिटिव और कैसा देखने को मिलेगा एक बार, निगेटिव।
पॉजिटिव मतलब वर्क डन बाय गैस और नेगेटिव मतलब वर्क डन ऑन दी गैस। ठीक है, मतलब जब गैस के थ्रू वर्क डन हो रहा होगा तो वो पॉजिटिव हो रहा होगा, और जब वर्क डन ऑन दी गैस हो रहा होगा तो वो निगेटिव हो रहा होगा। ठीक है, तो पहला कौन सा मेरे पास पॉजिटिव है, तो वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस। और दूसरा कौन सा है मेरे पास, वर्क डन ऑन दी गैस। इस तरह से देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद कैसा है, चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी, एक बार पॉजिटिव और एक बार कैसा हो जाएगा मेरे पास, निगेटिव हो जाएगा। एक बार पॉजिटिव और एक बार कौन सा हो जाएगा हमारे पास, निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव में मेरे पास कैसा, इन टेम्परेचर चेंजेस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब कैसा होगा, व्हेन टेम्परेचर राइज होगा, क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो रहा है तो मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। मतलब इसका क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इसी पे अगर निगेटिव टेम्परेचर है, मतलब मेरे पास कैसा है, टेम्परेचर राइज की जगह पे कैसा होगा, टेम्परेचर फॉल होगा। कैसा होगा, टेम्परेचर फॉल होगा। और टेम्परेचर फॉल मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा मेरे पास, डिक्रीज होगा। इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस हो जाएगा। ठीक है, बस इतने फॉर्मेट में ये है। तो इस चीज को मैं एक बढ़िया से बॉक्स में रख देता हूँ। आप जब इसको डाउनलोड करोगे तो आपको ये पहले हाथ पे रख लेना है और फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करना है। वीडियो एक बार में ही पूरी अपलोड होगी, ऐसा नहीं है। हम्म, वीडियो के नीचे आपको इसकी पीडीएफ की कंप्लीटली लिंक मिलेगी। ठीक है, पहले डाउनलोड करना, टेलीग्राम पे जाके हाथ पे रख लेना और इसके बाद इसको पढ़ना स्टार्ट करना, तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद इसी से रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर बाकी आगे हम लोग देखना स्टार्ट करें। चले आगे, चलो। चलो अब जैसे इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, इस चीज को थोड़ा आराम से समझेंगे क्योंकि ये अब थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड पहला ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करेंगे टोटल इससे रिलेटेड। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन दी फिगर a thermodynamic system is taken from state A to B, C, D, A and then back to A as shown. The system has an internal energy 400 millijoule in state C. In state C पॉइंट पे मेरे पास जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो कितना है, 400 मिली जूल इन स्टेट सी पे। सी स्टेट पे जो इंटरनल एनर्जी है मतलब यूसी की जो वैल्यू गिवन है वो 400 मिली जूल है। ठीक, फिर उसके बाद डिटरमाइन क्या करने के लिए बोला है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन द स्टेट बी इफ हीट गिवन टू द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस बी टू सी 50 मिली जूल। मतलब ये बोल रहा है कि Q की जो वैल्यू बी टू सी के लिए गिवन है वो 50 मिली जूल है। तो मुझे ये बताना है कि यूबी की वैल्यू कितनी होगी, इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट बी। पहला क्वेश्चन तो ये, ठीक है, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। दूसरे में ये बोल रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द सिस्टम एंड हीट सप्लाइड टू इट व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम सी टू बी बाय अ पाथ सी डी ए बी। मतलब ऐसे अगर अगर मैं इस पॉइंट तक जा रहा हूँ तो मेरे पास इस सिस्टम को कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड की गई। ठीक है, चलो तो पहले वाले पोर्शन पे चलते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि मुझे बी पॉइंट की इंटरनल एनर्जी कितनी होगी जबकि सी पॉइंट की इंटरनल एनर्जी गिवन है। सी पॉइंट की
इंटरनल एनर्जी गिवन है और क्वेश्चन पे ये पूछा है कि सी बी पॉइंट की इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, जबकि बी से सी तक के लिए जाने के लिए मेरे पास जो एनर्जी गिवन है वो 50 मिली जूल। ठीक, तो देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर आप जानते हो कि क्यूबीसी की जो वैल्यू होगी वो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी मेरे पास बी सी प्लस ऑफ वर्क डन बी टू कहाँ के लिए जा रहा होगा, सी के लिए, इसके इक्वल होगा। तो देखो मुझे क्यूबीसी की वैल्यू तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि ये 50 मिली जूल है, प्लस यूबीसी की वैल्यू के अक्रॉस मेरे पास ये चीज नहीं मेंशन किया हुआ है कि मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, जो कि कितना हो जाएगा मेरे पास यू बी माइनस यू सी प्लस वर्क डन ऑफ बी से सी के लिए कितना होगा, ये चीज देखना है। ठीक, अब देखो वर्क डन अगर मेरे पास बी की वैल्यू मालूम है, सी की मुझे फाइंड करना, अगर कहीं से डब्ल्यू में फाइंड कर लिया तो मेरे पास काम हो जाएगा। वर्क डन बीच से सी के लिए अगर मैं फाइंड कर लिया तो मेरा काम एकदम गारंटी और स्मूथली होता हुआ चला जाएगा। ठीक, तो देखो मैं पहले इस चीज को चेंज कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास फाइनल जो कंडीशन है वो कौन सा है, मेरे पास सी है। कौन सा है मेरे पास, सी के लिए मैं जा रहा हूं ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी होगी वो कहाँ से कहाँ के लिए होगी, यू सी माइनस यू बी के लिए होगा। देखो अब पहली स्टेप, अगर मैं यहाँ पर वर्क डन देखना चाहता हूँ सी का विथ रिस्पेक्ट टू बी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर वर्क डन ऑफ सी बी मैं देखूंगा तो मुझे कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव। देखो वर्क डन ऑफ बी से सी तक जाने के लिए निगेटिव आएगा, वर्क डन ओ बी टू सी के लिए मेरे पास बी से जो सी के लिए जा रहे हो वो निगेटिव आएगा। आपको रीजन पता है, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, देखो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो मेरे पास वर्क डन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो वर्क डन कितना होगा पीवी, और कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कैसा प्रेशर के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए जो वर्क डन आएगा मेरे पास वो सिर्फ और सिर्फ कितना आना है, मेरे पास एरिया कर्व का फाइंड करना है। तो अगर एरिया फाइंड करना है तो आप क्या लिखोगे, प्रेशर कितना है मेरे पास 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मेरे पास कैसा चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम 70 माइनस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 70 माइनस कितना हो जाएगा 50, 70 माइनस 20 लीटर है, तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 दी पावर ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा 10 दी पावर ऑफ माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा 10 दी पावर ऑफ माइनस का 3 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो ये चीज हुआ, तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, माइनस का 100 मिली जूल आ जाएगा। ठीक, तो बस वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे तो आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जैसे इस पे वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ वर्क डन सी बी, तो इसी में आप वैल्यू पुट करो तो आपके पास कितना है, मेरे पास 50 मिली जूल। यूसी की वैल्यू मुझे कितना क्वेश्चन पे मेंशन है 400 मिली जूल, मतलब सब मिली जूल पे है तो मुझे यूनिट कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है, मेरा जो आंसर भी आएगा वो मिली जूल पे ही आ रहा होगा, माइनस का 100 मिली जूल। तो आप ये देखो ये कितना हुआ मेरे पास 150 इज इक्वल टू 400 माइनस कौन सा हुआ यूबी, तो यूबी की जो वैल्यू होगी वो 400 माइनस 150, मतलब ये चीज जो आपके पास देखने को मिलेगी वो लगभग लगभग कितनी हो जाएगी 250 हो जाएगा ना, हाँ 250 मिली जूल हो जाएगा। ठीक, वर्कडन नेगेटिव है, मतलब जब मैं इंटरनल एनर्जी दे रहा हूं तो वर्कडन ऑन दी गैस क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो जिसके कारण उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ते हुए चली जा रही है। ठीक, ये तो हुआ आपके पास एक आंसर। दूसरे में बोल रहा है कि वर्क डन बताना, फाइंड द वर्क डन बाय सिस्टम एंड हीट सप्लाइड टू इट, वर्क डन कितना होगा और हीट कितनी सप्लाई की जाएगी, ये चीज मुझे बताना है जब मैं कहां से कहां के लिए जा रहा हूँ, सी से बी के लिए मैं जा रहा हूँ। ठीक, तो देखो जब मैं दूसरे क्वेश्चंस के आंसर के लिए जा रहा हूँ बी वाले के लिए, तो वर्कडन के लिए मुझे क्या है, एक क्लोज लूप नहीं है, वर्कडन सिर्फ ये पूछना चाह रहा है कि मैं यहाँ पर से चल रहा हूँ, इस पोर्शन से ऐसे स्टार्ट करके
फिर ऐसे बढ़ते हुए फिर यहाँ पर से इस तरह से आ रहा हूँ, तो मुझे ये बताना है। तो चलो मेरे पास पहले वर्क डन ही फाइंड कर लेते हैं। तो मेरे पास कैसा फाइंड करना है, पहला वर्क डन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वर्क डन। चलो देखते हैं। तो वर्क डन फाइंड करना है कहाँ से कहाँ के लिए, मेरे पास सी से डी के लिए वर्क डन फाइंड करना है। सी से डी जाओगे, डी से ए जाओगे और ए से बी के लिए जाओ। ठीक, तो देखो, तो जो वर्क डन देखने को मिलेगा सी टू डी के लिए, ये कितना देखने को मिलेगा, 0। प्लस वर्क डन कहाँ से कहाँ के लिए दिखेगा, डी से ए के लिए। प्लस वर्क डन ए टू कहाँ के लिए देखने को मिलेगा, बी के लिए। तो सी से डी के लिए वर्क डन कितना देखने को मिलेगा, 0। सी से डी के लिए वर्क डन 0 मिलेगा, क्योंकि ये कैसा प्रोसेस है मेरे पास, आपको दिख रहा है कि ये कैसा है मेरे पास, आइसोकोरिक है। कैसा है मेरे पास, आइसोकोरिक है, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। तो जो टोटल वर्क डन देखने को मिलेगा वो सिर्फ दो चीजों से दिखेगा, 0 प्लस ऑफ डी ए प्लस वर्क डन ऑफ कौन सा हो जाएगा, ए बी। तो जहां पर से 0 तो 0 ही रहेगा, डी से ए के लिए आप कितना कहोगे, डी से ए के लिए आप कितना कहोगे। तो डी से ए के लिए तो पहली बात आप देखो वॉल्यूम में चेंजेस कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर है। कैसा है ये मेरे पास, ये कैसा है, आइसोबरिक है। ठीक है, ये आइसोबरिक है। अगर आइसोबरिक है तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, कितना है मेरे पास, 6 है। इनटू चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम कितना है, आप देखो इस पॉइंट पे ये 50 है ए पॉइंट पे, और ये कितना है मेरे पास, 20 है। तो आप डायरेक्टली लिखोगे 50 माइनस 20 इंटू 10 की पावर ऑफ -3 प्लस। अब वर्क डन यहाँ तक तो हो गया, वर्क डन ए से बी तक के लिए देखो। अब कई लोग इसी चीज को गड़बड़ करते हैं। जब ए से बी के लिए पूछा गया है तो एक्चुअल में वो आपसे यहाँ से यहाँ तक के लिए पूछा है, इस शेडो रीजन के लिए पूछा है, और आप करते क्या हो, सिर्फ इस बी लाइन तक के लिए कैलकुलेट करके रख देते हो। वही आपका गड़बड़ है। ठीक, तो वर्क डन जब कहाँ से कहाँ के लिए ए से बी के लिए पूछेगा तो ये ट्रिपेजम जैसा है, जो कि क्या होता है, हाफ इंटू कैसा होता है मेरे पास, हाइट। हाफ इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी है, 70 माइनस ऑफ 50। कितना लिखोगे, 70 माइनस 50 इंटू 10 की पावर ऑफ -3 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एक साइड 6 है और एक साइड 2 है, 6 प्लस 2। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो देखो ये 30 हो जाएगा, 30 इंटू 6 180 मिली जूल। कितने मिली जूल, 180 मिली जूल। और ये कितना हो जाएगा, 6 टू 8, और ये कितना हो जाएगा, 10। 8 और 10, हाँ मतलब ये 20 और बाई 2 10 हो जाएगा। तो 8 और 10 कितना हो जाएगा मेरे पास, सॉरी 8 और 10 80 मिली जूल। तो जब मैं इसके फाइनल आंसर की डायरेक्शन पे बढ़ रहा तो वर्क डन जो देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 180 मिली जूल प्लस ऑफ 80 मिली जूल, जो कि कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर से 3, सॉरी 0, और ये कितना हो जाएगा 260 मिली जूल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 260 मिली जूल हो जाएगा, तो जहां पर से ये मेरे पास कैसा है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर कैसा, मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर अगर हम लोग देखें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर अगर हमें मालूम है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में अब हमारे पास इंटरनल एनर्जी थोड़ी पूछा, तो वो तो हमें टोटल चेंजिंग ऑफ एनर्जी पूछा है। तो आप देखो Q की वैल्यू जो होगी वो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्वल होगी, जहां पर से इंटरनल एनर्जी फाइनली कहाँ पे पहुंच रहा है, बी पे पहुंच रहा है, कहाँ से चलते हुए, सी से चलते हुए, प्लस ऑफ टोटल वर्क डन होगा, जहां पे बी की वैल्यू कितना है मेरे पास 250 माइनस सी पॉइंट की वैल्यू कितना है मेरे पास 400 प्लस वर्क डन की वैल्यू 260 मिली जूल है, जो कि वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मेरे पास 0, और ये कितना हो गया मेरे पास 0, 5, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 150 हो जाएगा ना। हाँ यही तो आना है,
150 प्लस 260 मतलब कितना हो जाएगा 110 मिली जूल। बस। अब कई लोग बोलेंगे कि इंटरनल एनर्जी दोनों में अलग अलग क्यों आई, कि जैसे एक बार कहां से कहां के लिए जब आप बी से सी डायरेक्टली जा रहे तब सिर्फ 50 मिली जूल था, लेकिन जब सी से आप बी के लिए आए हो तो आप कितना पहुंचे हो 150। तो एक्चुअल में जब सी से आप डी और ए और बी गए हो तो आप देखो नीचे का वर्क डन कम है, तो वहां पर जो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस है वो ज्यादा होगा। तो मेरे पास सेम एनर्जी प्रोवाइड किया गया, लेकिन एक में देखो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस दोनों में सेम है। जो एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड किया गया है एक बार वो कम वर्क डन की है और एक बार ज्यादा वर्क डन की है। जब ज्यादा वर्क डन कर रही है तब इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मेरे पास जो है दोनों कंडीशन में उतनी, बट एक्सटर्नल एनर्जी जो प्रोवाइड की गई वो ज्यादा है। किस बात में, जब ज्यादा एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की गई बट इंटरनल एनर्जी में चेंजेस सेम है, तो एक बार वो ज्यादा वर्क डन करेगी और एक बार वो कम वर्क डन कर रही हो। ठीक है, यहाँ तक प्रॉपर समझा आप लोगों को? चलें आगे। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे पास है। इस क्वेश्चन पे हमारे पास क्या बोल रहा है, फिगर शो द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस गिवर, सॉरी फिगर शो द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। क्या ग्राफ है मेरे पास, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का है, ऑफ आइडियल गैस टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू सी बाय ऑफ थ्री different path A, B, C, AC and ADC. The internal energy of the gas corresponding to the state A to C are P naught, so A and C are P naught V naught and 5 P naught V naught respectively. Determine. पहले स्टेप में क्या है मेरे पास क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट स्टेप में द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ए टू सी। पहले स्टेप में कैसा है, द चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ए टू सी के बीच में कितना मेरे पास इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होगा। क्वेश्चन पे ये भी मेंशन है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस अलग अलग स्टेप्स के लिए गिवन है, ए के लिए और सी के लिए क्वेश्चन पे ही गिवन है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद दूसरे में बोल रहा है द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस डी सी एंड ए बी। ए बी और डी सी के बीच में मेरे पास क्या क्या वर्क डन है, बस ये चीज सिंपल सा बताना है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बता देंगे हम। टोटल हीट एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम ड्यूरिंग ईच ऑफ द प्रोसेस ए बी सी ए सी एंड ई डी सी, सॉरी ए डी सी। टोटल हीट एनर्जी कितनी सप्लाई की गई है तीनों प्रोसेस में, मुझे ये बताना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा है क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा। देखो पहले स्टेप में तो हमारे पास क्वेश्चन पे कुछ पूछा ही नहीं है, ये पूछ लिया बस इंटरनल एनर्जी में चेंजेस पूछा है ए टू सी के लिए। तो ए से सी के लिए ये चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या पूछ लिया है कि चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ए टू सी के लिए कितना होगा। तो मेरे पास ये सिंपल सा मालूम है कि फाइनल के लिए कौन सी वैल्यू है मेरे पास, बोलो फाइनल कौन सा है, सी ए। तो ये कितना आप लिखोगे कि यू सी माइनस ऑफ यू ए लिख दोगे। तो सी पॉइंट की तो इंटरनल एनर्जी क्वेश्चन पे गिवन ही है कि ये 5 पी नॉट वी नॉट, और ए पॉइंट की गिवन है पी नॉट वी नॉट। आप इसे सब्सट्रेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 पी नॉट वी नॉट, यही होगा पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप पे देखो तो आपके पास क्या बोला है कि दी वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस डी सी एंड ए बी, दोनों प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ है। तो वर्क डन आपके पास सी मतलब कहाँ पे डी से सी में जाने के लिए जो हुआ होगा वो इस नीचे की एरिया के इक्वल होगा। ये डी से सी तक जब आप जा रहे हो तो ये भी आइसोबरिक है और ये भी आइसोबरिक है, तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे एरिया ऑफ डी सी, जहां पे कितना होगा मेरे पास ये प्रेशर कौन सा है पी नॉट और चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम कौन सा मेरे पास वी नॉट। ठीक, तो ये मेरे पास कौन सा था पी नॉट वी नॉट। दूसरे स्टेप में वर्क डन ऑफ कौन सा है मेरे पास ये बी टू ए, जो कि क्या हो जाएगा मेरे पास एरिया ओ, कौन सा हो जाएगा बी टू ए, जो कि कितना हो जाएगा मेरे पास
टू पी नॉट इंटू कौन सा हो जाएगा, ये टू पी नॉट हो जाएगा, और वॉल्यूम में चेंजेस कौन सा हो जाएगा, वी नॉट। तो ये कौन सा हुआ, टू पी नॉट, और ये कौन सा हुआ, वी नॉट हुआ। यही चीज होगा। ठीक, ये हो गया सेकेंड कंडीशन, वर्क डन ड्यूरिंग दी अलग अलग प्रोसेस। ठीक है, थर्ड में इंटर करते हैं। थर्ड में कैसा है, द टोटल हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम, द टोटल हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम ड्यूरिंग ईच ऑफ थ्री प्रोसेस ए बी सी, ए सी एंड ए डी सी। ठीक, तीन अलग अलग प्रोसेस पे मेरे पास इंटरनल एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी, सॉरी इंटरनल एनर्जी बोल रहा हूँ, हीट कितनी सप्लाइड की गई है ये बताना है। ठीक, चलो, आपको पहले स्टेप में कहां से कहां के लिए, ए से बी और बी से कहां के लिए, सी के लिए। तो जो हीट सप्लाई करी जाती है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के क्रॉस, वो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस ऑफ वर्क डन के इक्वल होती है। तो आप ये देखो कि आप जब जा रहे होगे ए से बी और सी के लिए, किसके लिए, ए बी सी के लिए अगर आप देख रहे होगे तो आप कितना वर्क डन कर रहे होगे ए बी और सी के लिए, बताओ। आप सोच सकते हो कि ए बी सी के लिए आप कितना वर्क डन कर, देखो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस तो हमेशा सेम ही है, वो कितना है मेरे पास, फोर पी नॉट और वी नॉट, बट वर्क डन कितना है, वर्क डन कितना है, देखो आराम से देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हाफ इंटू आप ये लिखोगे, बोलो एक्चुअल में एबीसी के लिए मेरे पास कितना है, तो वर्क डन तो आप काउंटिंग कर सकते हो ना। देखो वर्क डन आप यहाँ से यहाँ के लिए जब काउंटिंग कर रहे होगे, ए बी और कौन से के लिए, सी के लिए, तो इसी पाथ के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, इसी पाथ के लिए आप कैलकुलेट कर रहे होगे, तो कितना वर्क डन होगा बताओ एबीसी के लिए। इंटरनल एनर्जी आपने काउंटिंग कर ली, है वर्क डन बताना है बस, बोलो। ट्रिपेजियम जैसा दिख रहा है क्या सबको, कि एक स्क्वायर जैसा, अरे भाई साहब एक स्क्वायर है यहाँ से यहाँ तक, सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी मेरे पास, सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू साइड। तो इधर के लिए कितना लिखोगे आप, देखो वी नॉट से उठ के टू वी नॉट पे गए हो, कहाँ पर, टू वी नॉट माइनस ऑफ वी नॉट लिखोगे, इनटू एक साइड की लेंथ कितनी है पूरी की पूरी, टू पी नॉट है, तो कितना हो गया, फोर पी नॉट वी नॉट प्लस ये कितना हुआ, टू पी नॉट और ये वी नॉट हुआ, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, सिक्स पी नॉट, और ये कौन सा हुआ, वी नॉट हुआ। ठीक, पहले स्टेप। दूसरे में अगर मैं देखूं तो मेरे पास कहां से कहां, ए से सी के लिए मेरे पास टोटल हीट सप्लाइड कितना किया गया है, अब कहां से कहां के लिए मैं देख रहा हूं, ए टू सी के लिए, तो जहां पर Q इज इक्वल टू फिर से चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी इनटू वर्क डन है, जो कि कितना हो जाएगा, फोर पी नॉट इंटू वी नॉट, और वर्क डन कितना है, वर्क डन कितना है, सोचो। वर्क डन पूरा इस एरिया के अंदर के कर्व को आप लेना स्टार्ट करोगे, तो ये पूरे यहाँ से यहाँ तक ये सम ऑफ ट्रिपेजियम जैसा दिखेगा, किसके जैसा दिखेगा, सम ऑफ ट्रिपेजियम जैसा दिखेगा, सॉरी एक ट्रिपेजियम जैसा दिखेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, टू पी नॉट प्लस पी नॉट इंटू कैसा हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, हाइट कितना, टू वी नॉट माइनस वी नॉट, टू वी नॉट माइनस वी नॉट, आप इसे जब सॉल्व करोगे तो ये फोर पी नॉट वी नॉट प्लस कितना हुआ, ये थ्री पी नॉट और ये वी नॉट बाय ऑफ टू हुआ, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 11 बाय ऑफ टू हो गया, मतलब कितना, टू, फाइव, 5.5 पी नॉट वी नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कहां से कहां के लिए था, ए टू सी के लिए चल रहा होगा। ठीक है, अब ए टू सी के लिए चला, अब कहां से कहां के लिए देखना है, ए डी सी के लिए देखना है। ठीक है, अब ए डी सी के लिए अगर देखना है तो मेरे पास ये चीज कैसी दिखेगी, ए डी और किसके लिए, सी के लिए। ठीक, तो एडीसी के लिए जो दिखेगा तो Q इज इक्वल टू
कितना हुआ मेरे पास, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस ऑफ कौन सा हुआ, W। तो Q की जो वैल्यू है, डेल यू की वैल्यू कितना हो गया, 4P0 V0 प्लस इन वर्क डन कितना होगा, बस ये बता दो, वर्क डन। ये भाई इधर देखो, दो पोर्शन में डिवाइड करो, एक ये और एक ये, वर्क डन ऑफ एडी प्लस ऑफ वर्क डन ऑफ डीसी। ए से डी तक कोई वर्क डन नहीं हो रहा होगा, जो भी वर्क डन हो रहा होगा डी से सी तक के लिए बस हो रहा होगा। ठीक है, तो अब सिंपल सा, कई लोग इसी चीज में कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो हर कोई फाइंड कर लेता है, ए बी सी ये देखने में इजी है और पट्ट से सॉल्व हो गया, बट एडीसी में वो कैसे सॉल्व करेगा, एडीसी में उससे सॉल्व करते बनता ही नहीं है। तो आपको एक्चुअल में ये देखना है कि वर्क डन ऑफ आपका आधा कहां से कहां तक हो रहा है, ए टू डी के लिए हो रहा है, प्लस सॉरी, वर्क डन ऑफ ए टू डी प्लस वर्क डन ऑफ कहां से कहां के लिए, डी टू सी के लिए। ये वर्क डन होगा कितना, जीरो, मतलब जो भी आपके पास आएगा यही आएगा। रीजन आपको मालूम है, क्योंकि ये कौन सा है, आइसोकोरिक है, कौन सा मेरे पास, आइसोकोरिक। Q इज इक्वल टू 4P0 V0 प्लस वर्क डन ऑफ DC, वर्क डन ऑफ D2C के लिए आपके पास कितना है, ये चीज आप बता सकते हो, बोलो। देखो, एरिया निकालोगे तो P0 और ये कौन सा होगा, 2V0 माइनस ओ V0। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि Q की वैल्यू कितनी होगी, 5P0 V0 हो जाएगी। तो देखो, एक में इंटरनल एनर्जी कितना है, 5P0, दूसरे में कितना है मेरे पास, 5.5। सबसे ज्यादा इंटरनल एनर्जी कब गिवन करी गई है, ए से सी के लिए, फिर नहीं नहीं नहीं, ए बी सी के लिए वर्क डन वहां पे ज्यादा हो रहा है ना, इंटरनल एनर्जी तो सभी में सेम चेंजेस है, एक्सटर्नल एनर्जी वहां पे ज्यादा होगी जहां पे वर्क डन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद खत्म करते हैं, है ना। ये हाँ, ये क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, काफी कुछ सिखाने को देगा ये हमें। ठीक है, देखो, थोड़ा मैं इसकी साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। देखो, जैसे ये क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए वर्टिकल होलो सिलेंडर हैज ए क्रॉस सेक्शन एरिया, हैज ए क्रॉस सेक्शन एरिया 5 into 10 the power minus 3 meter cube is fitted with a movable piston contained in 5 kg of an ideal gas. Now the gas is heated to 300 Kelvin to 350 Kelvin and the piston rises by 0.1 meter. The piston is now clamped. ठीक, कैसा है इस मेरे पास, नाउ द पिस्टन इज नाउ क्लैम्प्ड दिस पोजीशन and the gas is cooled back to 300 Kelvin. Find the difference between the heat energy added during heating and the heat energy loss during cooling. ठीक है, इस पूरी प्रोसेस पे कितना मेरे पास हीट एनर्जी में चेंजेस होगा, सिंपल सा ये पूछा है, जो गिवन है और जो मेरे पास जब लॉस किया गया है तब की कंडीशन में उसकी इंटरनल सॉरी हीट एनर्जी में कितना चेंजेस आया है ये बताया। ठीक है, ठीक, आइडियल गैस है, ठीक है गैस, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, देखो, अब क्वेश्चन पे ऐसा बोल रहा है, समझना, अब क्वेश्चन बहुत डेप्थ की मीनिंग अपने अंदर लेके घूम रहा है। ठीक, क्या बोल रहा है कि जैसे एक पिस्टन है यहाँ पर से कुछ इस तरह से, ठीक, इस तरह से एक पिस्टन है, इसका मास कितना है मेरे पास, m। ठीक, तो अब देखो ये यहाँ पर एक फोर्स, मतलब मेरे पास ऊपर से नीचे की डायरेक्शन पे लग रहा होगा, उतना ही फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा, या फिर अपर साइड का प्रेशर और इन साइड का प्रेशर दोनों इक्वल होगा। कैसा होगा, इक्वल। अब देखो, जब मैं इसको हीट एनर्जी दूंगा, अगर मान के चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं पी नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, पी एटीएम है, ठीक, और इसी तरह से इस पे एक वेट लग रहा है, ये mg/o है, ये हमेशा बैलेंस है, मतलब इंटरनल प्रेशर अब ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं हीट एनर्जी दे रहा हूँ तो ये बढ़ते जा रहा है,
तो ये ऐसा बढ़ेगा, हीट एनर्जी दे रहा हूँ तो अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, तो तब तक बैलेंस करके रख रहा है। देखो जैसे ये गैस चेंबर के ऊपर ऐसे रखा हूँ, अब मैं इंटरनल एनर्जी दिया तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ा, तो ये पिस्टन को उतना ही ऊपर ले जाएगा, ऊपर ले गया तो अब उसका प्रेशर, ये प्रेशर ऊपर के प्रेशर के हमेशा इक्वल मेंटेन करेगा। मतलब इसका जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ जो गैस होगा, वो ऑलवेज भी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑलवेज कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो हमेशा पी नॉट प्लस एम जी बाई ए को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो ये कैसा प्रेशर होगा, कांस्टेंट प्रेशर। अगर स्प्रिंग होता तब नहीं कांस्टेंट होता, तब कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि उस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हमेशा वेरी कर रही होती। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो मुझे जो वर्क डन मिलेगा, जो वर्क डन मिलेगा चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम के कारण, वो कितना मिलेगा मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू कितना हो जाएगा डीवी, और ये वी इनिशियल और ये कौन सा होगा, वी फाइनल। प्रेशर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो, तो जो प्रेशर ऑफ गैस है मेरे पास, वो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि कितना है मेरे पास, पी नॉट प्लस ओ एम जी बाय ओ कौन सा है, ए। ठीक, यही है। और चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम में मेरे पास चेंजेस हो जाएगा, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया तो वही होगा, बट इसके लेंथ में चेंजेस है कितना, 0.1 मीटर। कितना है, राइज हो रहा है 0.1 हो रहा है, कितना हो रहा है मेरे पास राइज, 0.1 मीटर हो रहा है। ठीक है, पी नॉट की वैल्यू कितना है मेरे पास, 10⁵ प्लस मास की वैल्यू 5, जी की वैल्यू 10, और क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया कितना है बोलो, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, क्वेश्चन पे नहीं मेंशन है क्या, मेंशन तो है, ये तो है 5 × 10⁻³ तो ये ऐसा यहाँ पर भी हो जाएगा, 5 × 10⁻³ इंटू 0.1, ये और ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, वर्क डन की वैल्यू 10⁵ प्लस ये हो जाएगा 10⁻², यही होगा। ठीक, ओ सॉरी 10⁻⁴ हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁵ और ये हो जाएगा 10⁻⁴ इंटू 5 × 10⁻⁻⁴, यही चीज होगा। देखो, देख लो एक बार, कुछ चेंजेस हो रहा है क्या, देखो, तो आप ये सिंपली कर सकते हो कि 10⁻⁴ कौन से 5 को कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.1 इंटू 5 × 10⁻⁻⁴, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी है 1.1, मतलब कितना मैं लिख सकता हूँ, ये 5.5 लिख सकता हूँ, इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा 55 जूल हो जाएगा, यही होगा वर्क डन इस कंडीशन पे। तो जो हीट सप्लाइड की गई है वो कैसा होगा, चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस ऑफ वर्क डन के इक्वल होगा। मतलब जो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी इनिशियल कंडीशन पे गिवन की गई है, वो डेल यू प्लस ऑफ 55 जूल के इक्वल होगी, यही चीज होगी इनिशियल कंडीशन। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि बाद में इसी चीज को चेंज किया गया, अब पिस्टन को, जैसे यहां पर से अब पिस्टन क्या किया था कि मूव कर गया था, पिस्टन मूव कर करके इस पॉइंट से कितना आगे चला गया, ये मेरे पास 0.1 मीटर ऊपर चला गया। ठीक, अब इस पॉइंट पे क्लैम्प्ड कर गया, मतलब फिक्स्ड कर गया, अब पिस्टन को क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया। अब क्या बोल रहा है कि इफ पिस्टन, मैं इसी में आगे में चलता हूं, अब क्या बोल रहा है कि इफ पिस्टन फिक्स्ड हो जाए, इफ पिस्टन फिक्स्ड हो जाए, मतलब अब जो क्यू फाइनल आपको देखने को मिलेगा वो डेल यू डेस प्लस ओ वर्क डन मिलेगा। अब अगर पिस्टन फिक्स हो गया तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। वर्क डन कैसा हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे पास, फिक्स्ड हो जाएगा, और वॉल्यूम फिक्स्ड हो जाएगा मतलब क्यू फाइनल की वैल्यू जो हो जाएगी वो सिर्फ डेल यू डेस के इक्वल होगी, और ये चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, वर्क डन अब कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ वो कूलिंग होगा, और जो भी इंटरनल एनर्जी चेंजेस होगा वो पूरा का पूरा माइनस उसी के, जितना इंटरनल एनर्जी पहले बढ़ी थी उतनी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यही बोला है ना।
अब देखो क्यों उतना ही होगा। देखो तो अब ये जो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी जो ड्यू डेस है वो माइनस ऑफ डेल यू हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर वापस से वहीं पहुंच पा रहा है। मतलब टेम्परेचर वापस से 300 से 350 गया और 350 से वापस 300 गया, मतलब ये इसी के इक्वल और कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मतलब क्यू फाइनल की जो वैल्यू होगी वो माइनस डेल यू के इक्वल होगी। तो जो चेंजिंग ऑफ हीट एनर्जी होगा वो कौन सा होगा, क्यू फाइनल माइनस ऑफ क्यू इनिशियल लिखोगे, जो कि आप लिखोगे माइनस डेल यू, माइनस का कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर से डेल यू प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 55 जूल हो जाएगा। तो आप ये लिखोगे कि माइनस का 55 जूल होगा। ठीक है, माइनस का 54 जूल है ना। मतलब जब ये कूल हो रहा होगा तब यहाँ पर से उसमें 55 जूल की एनर्जी में चेंजेस हो। ठीक, हीटिंग के टाइम पे ऐड किया जाएगा और जब मेरे पास बाद में होगा तो उसे रिलीज किया जाएगा। बस एक सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो इतनी एनर्जी को हमेशा वो क्या करेगा, ऐड और रिलीज करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चल, या नहीं तो मैं इस पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, इस पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा आप कहो उस फॉर्मेट से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, आप बस ये लिख लो कि मेरे पास चेंजिंग ऑफ क्यू की वैल्यू जो होगी वो कितना होगा, चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस ऑफ वर्क डन के इक्वल होगा। फिर ये मैं माइनस डेल यू नहीं लिखूंगा, सिंपल सी बात ये है। तो ये मेरे पास दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये वर्क डन के इक्वल आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 55 जूल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वो आप जानते हो कि मेरे पास कैसा ड्यूरिंग हीटिंग के टाइम पे एनर्जी दी जाती है और कूलिंग के टाइम पे एनर्जी निकाली जाती है। बस, ठीक है, चलो ये पार्ट अच्छा खासा लंबा हो गया, बस इस वाले पार्ट के लिए इतना ही है ना। बाकी का हम केस में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे, वहां पर हीट इन थर्मोडायनेमिक में देखना स्टार्ट करें। ठीक है, इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।